बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार बसारत के मुतासरीन की तादाद के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर होता है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 18 लाख से ज़ायद अफराद अंधेपन का शिकार हैं, जिनमें से 80% ऐसे हैं जिनका इलाज मुमकिन है। सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, कॉर्निया की सफ़ेदी, ये ऐसी बीमारियां हैं जो नाबीनेपन की वजह बनती हैं, और काला मोतिया को तो ख़ास तौर पर बसारत का खामोश कातिल भी कहा जाता है। अब ये बीमारियां क्यों होती हैं, इनकी इब्तदाई अलामात क्या होती हैं और किस तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इनसे महफूज रहा जा सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हमजा, जो कि सीनियर फेलो हैं इन कॉर्निया एट द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल साउथहैम्पटन और सर्जिकल स्किल्स की फैकल्टी में हैं, रॉयल कॉलेज ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट लंदन में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर हमजा वो पहले पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिन्होंने साउथहैम्पटन में केरास्टोप्लास्टी भी परफॉर्म की है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हमजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइए कि हम चूँकि बात कर रहे हैं काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया और कॉर्निया के जो हवाले से मसाइल हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो केरास्टोप्लास्टी है जो आपने परफॉर्म की साउथहैम्पटन में, इसके हवाले से बताइएगा कि ये किस ख़ास मर्ज़ के लिए होती है और उस मर्ज़ को दूर करने के लिए ये जो प्रोसीजर है, ये क्या कोई बहुत मुश्किल प्रोसीजर है जो लोग नहीं कर पाते हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। बेसिकली ये जो केराटोप्लास्टी है, ये एक कॉर्निया की 5 लेयर होती हैं, उसमें एक मखसूस लाइनिंग जो होती है, इनर लाइनिंग, उसको रिप्लेस करने का नाम है। इसका नाम है डेस्मेंट मेम्ब्रेन एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी। ये कदरे जदीद तरीका है कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने का, क्योंकि इससे पहले जितने भी ट्रांसप्लांट होते थे उसमें फुल थिकनेस कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता था और पेशेंट्स के स्टिचेस भी आते थे। इस ट्रांसप्लांट में खास बात यह है कि इसके अंदर कोई स्टिच भी नहीं आता है और इससे पेशेंट की विजन रिस्टोरेशन जो होती है, रिहैबिलिटेशन, वो बहुत क्विक है और इवन एज अर्ली एज 2 वीक्स में पेशेंट की जो विजन है वो ड्राइविंग विजन हो जाती है। अच्छा, तो ये यानी कि लेजर प्रोसीजर हुआ? ये बिल्कुल बहुत जदीद है और ये 2014 के बाद से पूरे वर्ल्ड में इसका एक बूम आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। इवन यूके के अंदर भी बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे ये अवेलेबल नहीं है। जब मैं साउथहैम्पटन आया था लास्ट ईयर, तो यहाँ पे भी ये ट्रांसप्लांट अवेलेबल नहीं था, हालांकि साउथहैम्पटन का शुमार दुनिया के बहुत मशहूर और जाने माने अस्पतालों में होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने इस चीज को शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह काफी सक्सेसफुल रहा है और हमने काफी सारे ट्रांसप्लांट किए हैं और अभी हम आने वाले दिनों में भी और ज्यादा। तो ये जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, ये किस बीमारी की वजह से पड़ती है? लोगों में क्या ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें फाइनली इस कॉर्निया ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है? देखिए, वैसे तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की बहुत सारी इंडिकेशन है, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ जिसमें ये हम सिर्फ मखसूस इनर लाइनिंग ऑफ द टिश्यू को हम रिप्लेस करते हैं, इसमें एक डिजीज होती है फ्यूक्स एंडोथेलियल डिस्ट्रोफी। वो एज के साथ साथ पेशेंट्स में आती है। कुछ पेशेंट इनर लाइनिंग ऑफ द टिश्यू की प्रॉब्लम के साथ पैदा भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली, और कुछ पेशेंट जिनके अंदर पहले से कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ होता है, यानी कि जिसको हम फुल थिकनेस कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कहते हैं, तो वक्त के साथ कभी वो रिजेक्ट हो जाता है, कभी वो फेल हो जाता है। और उसका जो सबसे पहला जो कॉज होता है फेल होने का, वो एंडोथेलियल फेलियर होती है। अच्छा। तो इसमें एक ये है, और दूसरा जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है, कभी कभी कैटरेक्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को साफ नजर नहीं आ रहा होता है, उनकी नजर वक्त के साथ साथ धुंधली होती रहती है। तो उन पेशेंट्स में भी माना है जाता है कि जो इनर लाइनिंग ऑफ द टिश्यू है, इसका ही सिर्फ प्रॉब्लम है, तो क्यों ना हम सिर्फ उसी इनर लाइनिंग को रिप्लेस करें जिसका प्रॉब्लम है, बजाय इसके कि हम पूरा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करें। तो ये इसकी मखसूस इंडिकेशंस होती हैं। ये पाकिस्तान में नहीं हो पाती? अनफॉर्चुनेटली इस वक्त टिल डेट पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में, नेक्स्ट ईयर और आने वाले सालों में ये होपफुली अवेलेबल होगा, जैसे मेरा भी इरादा है इंशाल्लाह ताला इसको पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस कराने का। अच्छा, तो अब जाहिर है ज़रा पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं कि हमारे यहाँ आंखों की कौन सी ज़्यादा बीमारी है जो प्रिवेल करती है लोगों में? काला मोतिया है, सफ़ेद मोतिया है, या वो कॉर्निया वाली कंडीशंस हैं? क्योंकि 18 लाख से ज़्यादा अफराद इस रिपोर्ट के मुताबिक अंधेपन का शिकार हैं इस मुल्क में, और जिसमें से 80% का इलाज मुमकिन है। तो उनका इलाज भी मुमकिन है अगर, तो हो क्यों नहीं पाता, ये भी आप हमें बताइएगा ज़रा। देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है जिसके अंदर नाबीनापन पेशेंट्स में आता है, वो है सफ़ेद मोतिया, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है कॉज, वो काला मोतिया है।
और उसके बाद फिर दूसरे मसले आते हैं जिसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिसमें कॉर्निया की सफेदी भी आती है, पेशेंट्स के कुछ कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जो सबसे बड़ी वजह है जिसमें पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है वो है एक्सेस ऑफ केयर। जो एक्सेस ऑफ केयर उनको एक सही डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाती है, जिसको पता हो कि क्या डायग्नोस करना है, जिसको पता हो कि ये पेशेंट को काला मोतिया है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि काला मोतिया इतनी देर में पता चलता है क्योंकि वो एक साइलेंट किलर कहलाता है। जब तक पेशेंट्स की नज़र मिडिल से खराब नहीं होती है, यानी कि सामने से खराब नहीं होती है, तब तक पेशेंट को पता नहीं चलता है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उस तरह से सर्वे भी नहीं होते हैं, ना हमारा स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है जिस तरह और बाहर के मुल्कों में होता है। तो ये चीज़ एक अनडायग्नोज रह जाती है काफी लेट स्टेज तक। और अनफॉर्चुनेटली और सफेद मोतिया का भी यही है, एक्सेस ऑफ केयर है। लेकिन हमारे यहाँ एक अच्छी बात ये होती है पाकिस्तान में कि काफी सारी कैंप सर्जरीज होती हैं। तो उन कैंप सर्जरीज में बेचारे विलेजेस में हैं, जो टाउन में है, वो तो करा लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी हैं जो मोटे मोटे चश्मे लगाना प्रेफर करते हैं और वो करवाते नहीं हैं। तो ये एक हमारे यहाँ दोनों कंडीशंस में वैसे फर्क क्या है, काले मोतिये में और सफेद मोतिये में मेन डिफरेंस है क्या, और ये होता क्यों है, ये भी मतलब मैं पूछना चाहूंगा, वजह क्या है, क्या होता है होने की? जी बिल्कुल, जो सफेद मोतिया है वो कैटरेक्ट कहलाता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं। वो जो लेंस है, जिस तरह कैमरे का एक लेंस होता है, वो वक्त के साथ साथ एक धुंधला होना शुरू हो जाता है, उसको हम सफेद मोतिया कहते हैं। और वो मोर और लेस अबव 60 या अबव 65 सबको ही होता है। अब किसी को जल्दी हो जाता है और किसी को देर से होता है। और जो काला मोतिया है वो बेसिकली आंख का पानी, जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर होता है, इस तरह आंख में भी एक प्रेशर होता है। और वो प्रेशर वक्त के साथ साथ कभी कभी कुछ वजूहात की वजह से और कभी कभी किसी वजह ना होने की वजह से भी वो प्रेशर आंखों में बढ़ता रहता है। और वो काला मोतिया इसीलिए ही कहते हैं कि उसमें पेशेंट की जो नजर है वो बिल्कुल ब्लैकआउट होना शुरू हो जाती है। और उसको सिर्फ जब पता चलता है कि जब वो सेंटर से ब्लैकआउट होना शुरू होता है। तो ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है। जी बिल्कुल, ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है। तो वो क्या रिवर्सिबल है किसी सर्जरी से? नहीं, सर्जरी से हम सिर्फ उसकी प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो रिवर्सिबल नहीं है। सफेद मोतिया बहरहाल उसमें ये होता है कि अगर आप उसमें लेंस का ऑपरेशन कर दें, कैटरेक्ट की सर्जरी कर दें, तो उसमें पेशेंट की नजर बहाल हो जाती है, बिल्कुल जैसे पहले थी। तो ये जो दोनों चीजें थी, इनकी वजह क्या होती है? ये एज के साथ हो जाती हैं या ये कि कोई खास हमें एहतियात करनी चाहिए कि जिससे हमारे बचत हो सके, ये चीजें ना हो? देखिए, एहतियात तो एज सच फिर वही बात आती है, हमारे यहाँ एक तो लेवल ऑफ एजुकेशन थोड़ी सी कमजोर है पाकिस्तान में। लेकिन एहतियात बस यही है कि हम ज्यादा स्क्रीन टाइम ना करें, ज्यादा हम अच्छी हेल्दी चीजें खाएं, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि 60 से 65 के दरमियान मोर और लेस सबको ये कैटरेक्ट की बीमारी आना शुरू हो जाती है। काला मोतिया की जहां तक बात है, काला मोतिया अक्सर और बेशतर तो फैमिली लिंक्ड होता है। और जब फैमिली लिंक्ड नहीं होता है, यानी कि आपकी फैमिली में चलते हुए नहीं आ रही होती डिजीज, तो कुछ पेशेंट में वो पहले ही फर्द होते हैं जिसमें वो फैमिली में होता है, और फिर उनकी आगे आने वाली नस्ल के अंदर ये चीज होने का खदशा रहता है। ठीक है। अच्छा, तो जो सफेद मोतिया है जिसका आपने बताया कि लेंस आप तब्दील करा लेते हैं ऑपरेशन करा के, तो क्या वो लेंस हमेशा के लिए लगा दिया गया और अब वो ठीक ठाक काम करेगा, या उस पर भी दोबारा वो, क्योंकि धुंधलाहट, किसी ने मुझे कहा अभी मैसेज भेजा कि लेंस के बारे में डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि लेंस खराब हो जाता है या गंदा हो जाता है, तो उसके लिए दोबारा रेडिएशन सजेस्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, होता यह है कि जिस मेम्ब्रेन पे हम एक नया लेंस रखते हैं, वो मेम्ब्रेन वक्त के साथ साथ उसमें रिंकल्स या झुर्रियां पड़ जाती हैं, जिस तरह हमारी स्किन में आ जाती हैं। क्योंकि लेंस एक डिफरेंट मटेरियल का बना होता है, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है, तो वो अपना एक रिएक्शन शो करती है उस चीज को लेके। तो वो मेम्ब्रेन पे अक्सर और बेशतर रिंकल्स आ जाते हैं, जिसकी एक लेजर होती है, छोटा सा प्रोसीजर है, वो 2 मिनट्स प्रोसीजर है। वो लेजर कर देते हैं, तो वो जो मेम्ब्रेन के अंदर एक छोटा सा होल बना देते हैं, ताकि लाइट जो है वो डायरेक्टली आपकी आंखों के अंदर चली जाए, सीधी, बजाय इसके के बीच में वो झुर्रियों से या वो जो एक बीच में एक ऑब्स्टिकल आ गया है उसको उसके साथ जाए। ठीक है, यानी कि छोटा सा प्रोसीजर है। जो ये आपने अभी काम किया ना, ये आपके जो जानने वाले, जो आपके वाकिफकार इस प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं मैसेज करके, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये जो कॉल्स है ना, आवाम के लिए खोलनी चाहिए। अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करता हूँ मैं आवाम से ही कनेक्टेड हूँ। आवाम के लिए नंबर है, आप खवास के जो सवालात हैं वो कर रही हैं, लेकिन मैं आवाम के लिए राब्ता लाइन्स खोल देता हूँ। जी, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है और उस नंबर पर आप कॉल कीजिए, और अगर कोई सवाल करना चाहें तो डॉक्टर हमजा साहब मौजूद है। मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। आवाम, मैं आपके लिए मौजूद हूँ यहाँ पर। बिल्कुल, मैं आगे बढ़ लूं? जी, इजाजत है? जी। अच्छा, बच्चों के हवाले से अगर हम बात कर लें थोड़ी सी,
कि बच्चों में पैदाइशी तौर पर भी कुछ आंखों में ऐसे नक्स होते हैं कि जिनके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि उनका क्या इलाज मुमकिन है या नहीं। और कुछ बच्चों में मैंने देखा है कि उनकी जो दोनों जो ब्लैक्स जो होते हैं स्पॉट्स, क्या कहते हैं उनको, कॉर्निया, उनको उनकी डायरेक्शन अलग होती है प्यूपल्स की, मतलब जो देख कहीं रहे होते हैं लेकिन देखते कहीं हैं लेकिन आपको लग रहा होता है कि वो कहीं और देख रहे हैं, इस तरह। हाँ, ये क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में मैं इतना बिल्कुल महारत नहीं रखता हूँ, आप ज्यादा माहिर हैं, लेकिन सवाल समझ गए। सही समझाया, बिल्कुल 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 ऐसा ही है कि जो अक्सर जो स्क्विंट होते हैं वो अमूमन जो होते हैं वक्त के साथ साथ छोटे बच्चों में ज्यादा आते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में नजर का मरहला बनता है अप टू 8 years of age, 8 साल की उम्र तक। तो कभी कभी दोनों आंखें उनकी सही तरह फ्यूज नहीं कर पाती, क्योंकि हम दो आंखों से एक चीज को देखते हैं और हमारे ब्रेन में यही जो पीछे से नर्व वगैरह कनेक्शन होती है वो ब्रेन तक जाती हैं। लेकिन छोटे बच्चों में अक्सर और बेशतर कभी कभी फ्यूजन का प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से वो स्क्विंट में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पे इस चीज में होते हैं अनफॉर्चुनेटली, और कुछ बच्चों को वक्त के साथ साथ इस स्क्विंट का खास तौर पे 6 महीने से लेके साल भर की उम्र, जब ज्यादा अच्छी उनकी एक फिक्सेशन बन रही होती है, वहां पे वो नहीं कर पाते हैं। तो फिर तो इसका इलाज पॉसिबल है? हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनको भी हम लेंगे। कासिम साहब है इस्लामाबाद से, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर इस पर आएंगे कि ये बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसका इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मुझे क्या सवाल करेंगे? बताया था कि ब्लड प्रेशर है आपको, और मेरी बाईं आंख पे उसने बताया कि काला मोतिया असर कर रहा है, तो मैं मजीद क्या इलाज कराऊं? क्योंकि मैंने शिफा से भी इलाज करवा रहा हूँ और MH से भी करवा रहा हूँ। एज क्या है आपकी सर? तो मेरी 50 या 60? 50, ठीक है डॉक्टर साहब, तो सुने आपको वो जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली जो आपको काला मोतिया बताया गया है, तो इसके अंदर ये जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर की तरह ही होता है, लेकिन ये मखसूस आंख का प्रेशर होता है। इसका इलाज भी स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस स्टेज पे डायग्नोज किया गया है। कभी कभी अगर आप अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाते हैं तो एक लेजर के तरीके से भी आपके प्रेशर को कम किया जा सकता है। अगर थोड़ा सा माइल्ड टू मॉडरेट है तो फिर वहां पे हम ड्रॉप्स दिए जाते हैं, या वो पेशेंट जो लेजर नहीं करवाना चाहते हैं उनके लिए हम ड्रॉप सजेस्ट करते हैं। और जब वक्त के साथ साथ उससे भी कंट्रोल नहीं हो पाता है प्रेशर आपका, जो कि एक डिजायर्ड टारगेट हम सेट करते हैं हर पेशेंट को देखते हुए, तो फिर उन पेशेंट की सर्जरी होती है। लेकिन ये जितने भी मरहले हैं ये सिर्फ आपके प्रेशर को कम करने के लिए हैं। ये 100% क्योर नहीं है कि अगर आपने फर्ज करें एक दफा कर लिया तो जिंदगी भर के लिए छुटकारा मिल गया। अफसोस की बात यह है कि ये हमें सारी जिंदगी इसका इलाज जारी रखना पड़ता है। इवन सर्जरी के बाद भी हमें इस चीज को फॉलो अप में रखना पड़ता है, क्योंकि जो सर्जरी होती है कभी कभी वो देखा गया है, इवन यूके के अंदर भी देखा गया है कि 2 साल बाद या 3 साल के बाद वो सर्जरी भी फेल हो जाती है। ठीक है, अमानत साहब है हमारे साथ रिसालपुर से। अस्सलाम वालेकुम अमानत साहब। दीपालपुर मेरा ख्याल है। वालेकुम सलाम। दीपालपुर, अच्छा जी अमानत साहब। जी मेरी एज है, तो मेरी बाई आंख में ना पानी बहुत आता है, दोनों आंखों में खारिश होती है और बाई आंख में पानी बहुत ज्यादा आता है। इसमें क्या इलाज करूं इसका? क्या उम्र है? पानी आता है। उम्र क्या है सर आपकी? 46 उम्र है, और डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि बाईं आंख में पानी बहुत आता है। अच्छा, मुझे एक और भी टेक्स्ट आया कि पानी आंखों में है और ये मसला है। आई साइड बिल्कुल ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है? अवाम और खवास के मसाइल एक ही हैं। नहीं, ये तो मुझे अपने स्टूडियो से आया है। बताएं जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर जी अगेन इसमें भी वजूहात काफी होती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन वजह होती है हमारे मुल्क में और जिसके लिए मुझे भी पेशेंट काफी कांटेक्ट करते हैं पाकिस्तान से, वो है एलर्जिक आई डिजीज। हमारे माहौल में, हमारी इन्वायरमेंट से और जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हमारी आंखों में एलर्जिक आई डिजीज बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से आंखों में पानी आना, आंखों में अक्सर दर्द रहना, कभी कभी आंखों से डिस्चार्ज भी निकलना, ये बहुत कॉमन बात है, स्पेशली जब पेशेंट सुबह उठते हैं। और अगर इन ये वजूहात नहीं होती हैं तो फिर हमारी जो आईलिड्स होती हैं, आईलिड्स के अंदर छोटे छोटे स्मॉल 2 होल्स हैं दोनों आईलिड्स में, जो कि हमारी एक आंख के पानी को लेके जाते हैं हमारे नाक की तरफ और नाक से लेके हमारे हलक की तरफ। ये अल्लाह का एक निजाम बनाया हुआ है, टीयर डक्ट्स। बिल्कुल, तो उन पेशेंट्स के अंदर वो पंक्टम जो है कभी कभी ऑक्लूड हो जाता है, या तो कभी टेबरी अंदर होती है, या कभी कभी उसके अंदर स्टेनोसिस यानी कि उसमें एक ये कहना चाहिए कि एक श्रिंकेज हो जाती है उसके अंदर, जिसकी वजह से आंख के अंदर पानी पेशेंट को ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो इसका बाकायदा एक इलाज है, इसके लिए सर्जरी भी होती है जिसको बाईपास सर्जरी हम कहते हैं।
लेकिन जो सबसे कॉमन कॉज जैसे मैंने बताया वो एलर्जिक आई डिजीज है, जिसके लिए पेशेंट को अक्सर और बेशतर हम 2 से 3 महीने के लिए एलर्जिक आई ड्रॉप्स देते हैं, तो फिर उसके बाद वो अमूमन ठीक हो जाती है। ठीक है। बनारस साहब कराची से, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हफीज साहब पेशावर से, अस्सलाम वालेकुम हफीज साहब। कसूर से जी। ये हमारे बताने वाले का कसूर है, उसने गलत बताया हमें। बताइए जी। बताएं। मैं खबे आता मेरा आखिर पर्दा डिग्गा है, मैं डॉक्टर साहब को गया लगा आखिरी ठीक हो सकती, क्या ठीक हो सकती है? मेरा पर्दा डिग्गा है। पर्दा? हाँ पर्दा है। उम्र क्या है आपकी? डिग्गा है, उम्र 60 साल। 60 साल? 60 साल। अच्छा डॉक्टर साहब, पर्दे का है कोई मामला और डॉक्टर ने इनको कहा है कि पर्दा नहीं ठीक हो सकता? नहीं जी, बिल्कुल पर्दे का इलाज होता है और पर्दे की सर्जरी भी होती है और काफी माहिर डॉक्टर माशाल्लाह से पाकिस्तान में इसके मौजूद हैं। कराची में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं। लेकिन अब ये डिपेंड ये करता है कि क्या वो पर्दा इतना ज्यादा खराब है और या ये इसको बहुत वक्त हो चुका है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर पर्दा गिरता है और हम विद इन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ अगर सर्जरी करते हैं तो वो बहुत अच्छे विजुअल रिकवरी वापस हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि फर्ज करें साल हो गया है पर्दा गिरे हुए या 2 साल हो गए और फिर जाके आपने डॉक्टर को दिखाया है, तो उस सूरत हाल में पर्दे की सर्जरी कर तो सकते हैं, लेकिन विजुअल रिहैबिलिटेशन का मामला जरा थोड़ा सा खटाई में बढ़ जाता है कि वो फिर नहीं हो पाती शायद। इस वजह से अगर इनको डॉक्टर्स ने कहा कि पर्दे की सर्जरी नहीं हो सकती तो शायद ये बात हो कि जी पर्दा गिरे हुए बहुत अरसा हो गया है। ठीक है, तो जब पर्दा आने लगे तो आप फौरन डॉक्टर से रुजू करें, ये है जी। अच्छा, अब वो जो बच्चों वाली बात हो रही थी उसका जवाब भी ले लेते हैं कि वो जो बच्चों में जो स्क्विड्स वाला जो मसला है वो ट्रीटेबल है या नहीं है, क्योंकि वो एक सवाल था जो रह गया था। फिर हम बाकी कॉलर्स की तरफ भी जाते हैं। जी जी बिल्कुल, ये स्क्विंट ट्रीटेबल है। कभी कभी स्क्विंट जो अक्सर और बेशतर बल्कि स्क्विंट जो है वो चश्मों से भी ठीक हो जाता है। हम बच्चों को चश्मा लगाने को कहते हैं, थोड़े मोटे ग्लासेस होते हैं वो, लेकिन उससे बच्चों का स्क्विंट ठीक हो जाता है अमूमन 5 साल 6 साल की उम्र तक आते आते। अगर उससे भी नहीं हो या उन बच्चों को वो वाला स्क्विंट है नहीं जिसमें चश्मा लग सके, तो उसकी फिर सर्जरी होती है जो कि बहुत सक्सेसफुल सर्जरी होती है। ठीक है, हमारे साथ सौराब साहब हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। सौराब साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं जी, ठीक है, हम मुनीर साहब की तरफ जाते हैं। कराची से मुनीर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब क्या सवाल करेंगे? सर मैंने अभी लेंस लगवाए तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए, लेकिन कभी कभी मेरे जो है रात के टाइम में या उसमें डबल रोशनी भी एक चमक सी होती है कि लेंसों पर, और अंधेरे में कभी कभी जो है वो रोशनी से अंधेरे से रोशनी जाऊं तो थोड़ा सा डिम सा एक छाया सा महसूस होता है। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा डॉक्टर साहब। हमें तो जो बात समझ में आई है वो ये है कि इनका ऑपरेशन हुआ है लेंस का और उनको अंधेरे में भी कभी कभी बहुत ज्यादा रोशनी महसूस होती है या दिन की रोशनी भी उनके लिए बहुत ज्यादा लगती है उनको। जी बिल्कुल, इसके अंदर एक डिजीज होती है या एक डिजेनरेशन होती है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर विट्रस डिजेनरेशन, जो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद जो पेशेंट होते हैं उसमें कभी कभी कॉमन होती है, क्योंकि जब कैटरेक्ट सर्जरी हम करते हैं तो ज़ाहिर आई का प्रेशर ऊपर नीचे होता है, अल्ट्रासाउंड की वेव्स ऊपर नीचे होती हैं, आई पूरी एक्चुअल में ऊपर नीचे हिल जाती है। तो जो जेली होती है आंख के अंदर वो कभी कभी बिखर जाती है अपनी एक जो ताकत होती है एक साथ जुड़ने की उससे। तो उन पेशेंट्स में जब वो जेली जो है विट्रस रेटिना पे हिट करता है तो पेशेंट्स को फ्लैशेस नजर आती हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लैशेस एंड फ्लोटर। तो जब फ्लैशेस नजर आती है उसके लिए अमूमन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दफा डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर तो स्मॉल रेटिनल टीयर है या रेटिनल होल है तो उस सूरत में भी पेशेंट को ये सिम्टम्स होंगे। लेकिन अगर उनको ना रेटिनल टीयर है और होल है तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ वही बात है कि जब जब जेली उनकी हिट करती है रेटिना को तो उनको फ्लैशेस आती हैं, उसके लिए कोई इलाज नहीं है, लेकिन इससे कोई घबराने की बात भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर के पास जाए, ये जरूर है कि आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद हमजा, आपने वक्त निकाला।